एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपके सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है उस पर बेस्ड 50 एमसीक्यूज में से 25 एमसीक्यूज आज हम लोग कवर करने वाले हैं। बाकी के 25 एमसीक्यूज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइंड फॉर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें बताता है शेल के बारे में किसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब शेल एजीमुथ क्वांटम नंबर से हमें पता चलती है, ऑर्बिटल के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन के बारे में हम लोग पता लगाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम पी, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, या फिर हम इसे लिख सकते हैं पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट। तो ये किस केस में हमें देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है आइसोटोप। आइसोटोप एक ही एलिमेंट से जुड़े हुए एटम से इनके मास नंबर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के केस में 1H1 और 1H2। 1H1 ये प्रोटॉन को दिखा रहे हैं और 1H2 ये इसी के आइसोटोप जिसको हम लोग ड्यूटीरियम के नाम से जानते हैं, ड्यूटीरियम को ये शो कर रहे हैं। दोनों में क्या डिफरेंट है? इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी एलिमेंट की, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिलती है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? स्टेशनरी हीलियम पॉजिटिव आयन जो एक फोटोन इमिट कर रहा है, और क्या बना रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। जो फोटोन निकल रहा है, लिबरेट हो रहा है, वो एक फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है कहाँ से? हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है हाइड्रोजन एटम से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डेल्टा ई। डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी 13.6, ये हमने क्लास में डिस्कस किया है। 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई होता है एन स्क्वायर। ये एनर्जी की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है। अगर मैं लाइमन सीरीज की बात करूँ, फर्स्ट लाइमन सीरीज, तो फर्स्ट लाइमन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा? N1 की वैल्यू 1 और N2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। अगर मैं डेल्टा ई निकालता हूँ तो 13.6 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर। हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। जेड यानी एटॉमिक नंबर। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 13.6 1/N1 स्क्वायर 1/1 स्क्वायर, हम इसे 1 लिख सकते हैं केवल। N2 की जगह पे आपको लिखना है 2, 2 स्क्वायर हो जाएगा ये। और जेड की जगह पे आपका क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा? डेल्टा ई इक्वल टू 13.6, ये अंदर वाले टर्म को आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, फिर आ जाएगा 3/4 इंटू 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा ई की जो यहाँ पे वैल्यू आती है 6 इंटू 3 18, 13 इंटू 3 39 और 1 4। तो 40.8 ये आपकी वैल्यू आएगी डेल्टा ई। ये उस फोटोन की एनर्जी आपने निकाल ली जो क्या है? लाइमन सीरीज के साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ आपको पूछा गया है कि जब ये फोटोन हिट करेगा हाइड्रोजन को तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी।
अब टोटल एनर्जी आपके पास कितनी? 40.8। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती? 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। और जो बाकी की एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, है ना। टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी दो पार्ट्स में टूटेगी। टोटल एनर्जी उसको मिल रही है हाइड्रोजन एटम को, वो है 40.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। वो दो पार्ट्स में टूटी। एक तो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है तो मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्व करोगे, 8 में से 6 माइनस किया 0.2, एंड 40 में से 13 माइनस कर दिया तो आ जाएगा 27.2 इलेक्ट्रो वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये इजी क्वेश्चन है। मास नंबर क्या बताते हैं? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। फिर आपको बोला गया है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। जो फॉर्मूला है वो है ई एन इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इसे माइनस में हम लोग लिखते हैं, बट क्योंकि आंसर हमारे प्लस में है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होने। 13.6 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेकेंड ऑर्बिट की बात हुई है। सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एन की जगह पे हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे। जेड की जो वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए 1 रहेगी। तो ओवरऑल सॉल्व करने पर आपको क्या मिलता है? 13.6 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रो वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसे एलिमेंट किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन मेटल्स में, मेटल्स में, मेटलॉइड्स में, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में? तो अगर आप देखोगे जैसे कार्बन है, या फिर के बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इनके आउटरमोस्ट शेल में आपको 4 to 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। मेनली ये नॉन मेटल्स होते हैं। मेटेलॉइड भी हो सकते हैं लेकिन मेनली ये नॉन मेटल्स ही होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4। तो जब आप 4 पे जाते हो, n इक्वल टू 4 पे, तो यहाँ पे आपको 4s ही देखने को मिलेगा। 4p भी आपने देखा होगा, 4d एंड 4f, ये चारों ही सबशेल यहाँ पे मौजूद होती हैं, s, p, d और f। तो n इक्वल टू 4 के लिए अगर हम इन जनरल बात करें, अगर हमें कभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो l की कितनी वैल्यूज होंगी? 0 to n-1। तो 0, n-1 कितना हो जाएगा? 4 - 1 3। इसके बीच में आपको 1 भी मिल जाएगा और 2। ओवरऑल 0 से आपका s सबशेल, 1 से p, 2 से d और 3 से f, ये चार सबशेल आपको मिल जाएंगे। तो जितना यहाँ पे n की वैल्यू है उतने ही आपको सबशेल देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इक्वल टू 5 to n इक्वल टू 2। तो जब भी n इक्वल टू 2 की बात होगी, ये बात हो जाएगी बार्मर सीरीज की, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, द क्वांटम नंबर ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इन आर्गन एटम व्हेन इट इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो पहले इसकी ग्राउंड स्टेट देख लेते हैं। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। अब अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6
3s2 3p5, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट जो ऑर्बिट है या शेल है, इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल होता है, 4s, तो यहाँ आ जाएगा 3p5 और 4s1। अभी पूछ रहे हैं मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये बात हो रही है 4s1 की। एन की वैल्यू यहाँ पे 4 दिखाई दे रही है हमें, बी सी और डी तीनों में। अगर मैं एल की वैल्यू देखूं एस सब शेल के लिए, तो ये आती है 0। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, a neutral atom of fluorine has a mass number of 19 and an atomic number of 9. How many neutrons does it have? कुछ नहीं करना है, 19 माइनस 9 कर लोगे, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लो, जो आंसर आ गया वही आपका करेक्ट आंसर है। उतने ही न्यूट्रॉन मौजूद होंगे किसी भी एटम में। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बताना है कि कौन किस में वेवलेंथ ज्यादा आएगी, कौन से पार्टिकल में, और किस में कम आएगी। तो जैसे हमने पहले ही देखा, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी। या हम देख सकते हैं कि लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, मास। अगर मास इंक्रीज होगा तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ आप देखो प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो इन तीनों में सबसे कम है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन लेस देन अल्फा पार्टिकल। अगर मास का ऑर्डर ये है तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये जो भी सीक्वेंस आपको जहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिखाई दे रहा है हमें, नहीं सॉरी, ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और अल्फा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Heisenberg's uncertainty principle rules out the exact simultaneous measurement of। तो ये किस किसकी साइमल्टेनियस मेजरमेंट को रूल आउट कर देता है। तो यहाँ पर देखो, प्रोबेबिलिटी एंड इंटेंसिटी ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, एनर्जी एंड वेलोसिटी नहीं हमने पढ़ा ये भी, चार्ज डेंसिटी एंड रेडियस इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये हमने पढ़ा था कि पोजीशन और वेलोसिटी को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो जो पॉइंट है एग्जैक्ट साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी, ये नहीं हो सकता। जब हम लोग उसको लिखते हैं डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम, ये फॉर्मूला इसका है। तो पोजीशन और वेलोसिटी को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, तो ये हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14, आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ। अब आइसोटोप्स में सेम नंबर किसका होता है, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें 1h1 1h2 1h3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तो आप देखो यहाँ पे 1 कॉमन है, 1 चेंज नहीं हुआ है। और ये जो 1 है ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर किसको दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी हेल्ड बाय एन एफ सबशेल। तो एफ सबशेल की अगर बात करें तो एफ के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एफ के लिए निकल के आते हैं 7। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ओवरऑल 14 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। साइन स्क्वायर रिप्रेजेंट द एटॉमिक ऑर्बिटल। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि जो साइन स्क्वायर है वो एटॉमिक ऑर्बिटल या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ नोड्स इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन इज n-1।
यहाँ पर रेडियल नोड की बात नहीं हुई है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है। जब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, केवल रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में एल की वैल्यू जीरो हो जाती है। इन केस जो जनरल फॉर्मूला है रेडियल नोड्स का, अगर मुझे रेडियल नोड निकालने, तो उस केस में फॉर्मूला बनता है एन माइनस वन माइनस एल। अब क्योंकि यहाँ केवल रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है, इसलिए एल की वैल्यू हम लोग जीरो पुट कर लेंगे। तो एन माइनस वन हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ नोड। ये रेडियल नोड्स हैं या फिर ओवरऑल नोड्स, क्योंकि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई है, एंगुलर की बात यहाँ पे नहीं हुई। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, अ नोड इज द पॉइंट इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द वेव फंक्शन साई है जीरो वैल्यू, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस के अलावा जिन जिन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, वो क्या बताता है, नोड को बताता है। तो इसमें तीनों ही पॉइंट्स क्या सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। Question number 17. Which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom fall in visible region? तो दृश्य क्षेत्र या फिर विजिबल रीजन में कौन कौन सी लाइंस हमें देखने को मिलती है? केवल एक ही लाइन देखने को मिलती है, ये हमने पढ़ा है क्लास में। दिस इज बार्मर सीरीज ऑफ लाइन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से n इक्वल टू टू उनकी सेकेंड ऑर्बिट या सेकेंड या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम बोल सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है, लाई करता है। नीचे जब आएगा हायर से, किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आ रहे, तो वहाँ पे बामर सीरीज की लाइंस बनती है, और ये किस रीजन में आते हैं, विजिबल में। क्वेश्चन नंबर 18. इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट, सेकंड से फर्स्ट में ही आ रहे। तो इसमें पूछा गया है कि जो लाइन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की किस रीजन में आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले जो लाइंस आती हैं वो अल्ट्रावायलेट में आती हैं, जो लाइमन सीरीज ऑफ लाइंस है। फिर बामर सीरीज, जिससे पहले वाला हमने देखा था। एंड उसके बाद फिर आपको आगे की जो लाइंस है वो आईआर में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19. द नंबर ऑफ नोड्स फॉर 5p ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ नोड्स अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ नोड्स का सीधा सा फॉर्मूला होता है n-1। यहाँ पे 5-1 अगर हम कर दें तो आ जाएगा आंसर 5-1 विच इज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला है द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय। तो शेप के बारे में कौन बताता है, शेप के बारे में बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, वो स्पेरिकल है, वो डंबल शेप है, या डबल डंबल शेप है, ये सब कौन बताएगा आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर एच। क्वेश्चन नंबर 21. अबव प्रिंसिपल से हम इनमें से किस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या अबव प्रिंसिपल फेल हो जाता है पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पे हम यहाँ देखें तो 18, 21, 24, 27, इसमें 24 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बिल्कुल सही है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसके बाद आते हैं 3p6। ये 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पूरे हो गए। 18 के बाद जो अगले 6 इलेक्ट्रॉन थे, उनका सीक्वेंस ये है कि पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद 3d में बाकी के इलेक्ट्रॉन। तो ये होना चाहिए था 4s2 3d4, बट एक्चुअल में ये होता है 4s1 और 3d5। इसका कारण ये है, जो s का एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाता है, 3d में चला जाता है। इसकी वजह होती है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, 3d5, जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, 3d में चला जाएगा, और कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो एटम है उसको स्टेबिलिटी देगा। इस वजह से यहाँ पे अबव प्रिंसिपल जो ये कहता है कि 4s2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होने चाहिए, देन आपका 3d में 4 इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए थे, वो फॉलो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे दो एटम्स आपको दिए हुए हैं, एक है 6p14 और एक है 8o16। इनमें किस तरीके का रिलेशन है ये पूछ रहा है, आइसोटोन्स है, आइसोटोप्स है, आइसोमर्स है, नन ऑफ द अबव। तो देखो, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ रहे हैं। कार्बन
और ऑक्सीजन की बात करें, 14 में से 6 माइनस करोगे तो 8 निकल के आएगा, 16 में से 8 माइनस करोगे ये भी 8 ही निकल के आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम आ रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको बोलते हैं आइसोटोन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको मैच करना है। तो सी ऑप्शन देख लो, डी ब्रॉगली। ये मैच हो रहा है किससे? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है, पी का फाइव। देन नोडल प्लेन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है, पी का फोर है। और देख लो ये ऑप्शन ए फोर आ रहा है आपका पहले ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है, डी के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगी, जेड ई स्क्वायर अपॉन टू आर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें से आपको बोला गया है कि heisenberg के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सप्रेशन कौन सा नहीं है? पहला है पोजीशन और मोमेंटम। बिल्कुल सही है, पोजीशन और मोमेंटम को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। पोजीशन एंड वेलोसिटी, अगेन ये भी सेम। पहले वाली अगर ऑप्शन को देखो तो वहां पे मोमेंटम लिखा हुआ है या वेलोसिटी लिख दिया है? मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम ही होता है, तो ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है। सी की बात करें, डेल्टा ई और डेल्टा टी, एनर्जी और टाइम, बिल्कुल हम लोग हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस टर्म में भी लिख सकते हैं, एनर्जी और टाइम के टर्म में। बट ये ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी जो है ये कह रहा है एनर्जी और पोजीशन को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी रूल या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हेजनबर्ग में नहीं आते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम? जब एनर्जी की बात करते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं एन प्लस एल। अगर आप देखोगे एन प्लस एल, पहले वाले में आ रहा है फाइव, दूसरे में आ रहा है फोर, तीसरे में आ रहा है थ्री, और इसके बाद वाले में आ रहा है फोर। अब जिसमें एन प्लस एल की वैल्यू सबसे ज्यादा आ गई उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। तो एन प्लस एल वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन ए में सबसे ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। जहां पर एन प्लस एल आपको सेम दिखाई दे जैसे ऑप्शन बी और डी, वहां आप फिर ये देखोगे कि एन वैल्यू किसकी ज्यादा है। ऑप्शन बी और डी में अगर आपको कंपेयर करना होता, दोनों में एन प्लस एल वैल्यू फोर आ रही है, बट ऑप्शन बी में एन की वैल्यू ज्यादा है इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अगर कहीं पर आता है तो आपको ये भी ध्यान देना है। ये पहले 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू।